नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ हिंदी शिक्षक अर्जुन देवासी और आज हम आपके सामने दोस्तों कक्षा 8 के बस हिंदी बसंत भाग 3 के अंदर आपका सिलेबस है वो पूरा कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी आपकी इस किताब के जितने भी टॉपिक हैं इनको हम सरल और आसान तरीके से आपको इस चैनल पर आपको कराने वाले हैं। तो इसमें से बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों आपके, तो इससे प्रश्नबाज नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है दोस्तों एक कहानी है कहानी का नाम है लाख की चूड़ी है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? इसमें लाख की चूड़ी की कहानी है। तो इसमें जो दर्शाए गए हैं वो है लाख की चूड़ी। इस प्रदेश को कहानी के रूप में सरल और आसान तरीके से हम देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? लाख की चूड़ी। इसको हम सरल और आसान तरीके से समझने वाले हैं। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों इस कहानी को अगर हम पढ़े तो सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इसमें दोस्तों विशेष रूप से 2 या 3 पात्र हैं। एक होता है दोस्तों बदलू काका और इसमें एक लेखक जिसमें आगे दे रखा होगा कामता नाथ। तो इसमें देखिए, हम पहले कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा साव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रुचि। इसका अर्थ होता है रुचि। रुचि यही थी कि जब मैं यहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी बच्चे से मन मोह लेती थी। फिर आगे बात करें दोस्तों, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा जाता था। तो सब बदलू को क्या कहते थे लेखक? बदलू काका, क्योंकि सब बच्चे उसके बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। किसका वृक्ष था दोस्तों? एक पुराना नीम का वृक्ष था और उसके नीचे बैठकर बदलू काका अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती थी और वह लाख की पिंगला करता था। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी जिस पर लाख के चौखट पड़ी। चौखट का मतलब क्या होता है दोस्त? 2 खाट बोलते हैं ना चारपाई को, उस पर। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि एक गांव होता है दोस्तों, उसमें बदलू काका नाम का एक व्यक्तित्व रहता है और लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाता है तो वो इस बदलू काका को ज़रूर मिलता है, उनके पास जाके बैठता है, उनसे बातें करता है और लाख की जो बनने वाली चूड़ियाँ हैं उनकी बनावट, उनकी रूपरेखा को देखकर वो भी बहुत सारी गोलियाँ बनाते हैं। और बदलू मामा ना कहकर बदलू काका को बदलू काका कहा करते हैं। और इसमें एक नीम वृक्ष का भी जिक्र किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, इससे आगे, मुलायम होने से लाख सामान पतला होता है। लाख का जो सलाख होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है दोस्तों? पतला होता है और पतला करके छुरी को आकार देते हैं। पास में 4 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगरियाँ रखी होती हैं जो आगे से वे कुछ पतली और पीछे मोटी होती है। लाख की चूड़ियाँ का आकार देकर उन्हें मुंगेरियों को सड़ाकर या गोल चिकना बनाते हैं। तब एक दूसरों पर पूरी हाथ की चूड़ियाँ बन चुकने के पश्चात वह रंग करते हैं। और बदलू ये कार्य सदा एक मच्छी पर बैठ कर करता है दोस्तों। मच्छी का अर्थ होता है चारपाई होती है ना, उसको बोलते हैं। इसके ऊपर बैठकर क्या करते हैं? बहुत से पुरानी थी, बगल में उसका एक हुक्का पड़ा था। क्या होता है? हुक्का होता ना, जैसे चलम वगैरह बोलते हैं, वो पड़ा था। बीच बीच में पीता रहता है। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू काका के पास बीतता है। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। कौन? कामता नाथ जी। वह मुझे लल्ला कहा करता है। क्या कहा करता है? लल्ला। मेरे पहुंचते मेरे लिए एक मछिया मंगा देता है। मैं घंटों बैठ बैठ कर उनकी चूड़ियाँ बनाता हूँ। लगभग रोज़ वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो बैलन होता है, उस बैलन पर सटाकर कुछ क्षण चुप साफ देखता रहता है, मानो बैलन ना किसी नव वधू की कलाई हो। नव वधू जो नई नई दुल्हन होती है उसे। फिर देखिए दोस्तों आगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बदलू का जो व्यवसाय है उसे क्या बोलते हैं? मनीहार। बदलू का जो मनीहार था, चूड़ियाँ बनाना, उसका पैतृक पेशा था। तो पैतृक का मतलब होता है दोस्तों, अपने पूर्वज होते हैं ना, अपने पूर्वजों का जो पैसा जो व्यवसाय है ना उसको बोलते हैं। उसका पूर्वजों का जो व्यवसाय क्या था? वो था चूड़ियाँ बनाना। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत होती थी, यानी माल भी बहुत ज़्यादा बिकता था। उस गांव में सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं
और उसके आसपास के जितने भी गांव लगते हैं दोस्तों, वह सभी चूड़ियाँ यहाँ से बदलू काका के यहाँ से ले जाते थे और पहनते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसके अभी वस्तु विनिमय का ही तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है दोस्तों वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं के बदले। अभी जो करेंसी चलती है उसमें प्राचीन काल में अक्सर वस्तुओं का आदान प्रदान होता थे। वस्तु के बदले वस्तु ले जाओ। लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे, अनाज देते थे, चूड़ियाँ ले जाते थे। और बदलू का स्वभाव बहुत ही सीधा था। मैंने कभी उसे किसी झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद जरूर पकड़ लेता था। जीवन पर चाहे कोई हो, मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिरकार सुहाग का जोड़े का महत्व भी तो होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गए तो फिर उसको मनाने में लोहे लग गई। विवाह में ऐसे जोड़े को बहुमूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए घरवाले सारे वस्त्र मेलते हैं, ढेरों अनाज मेलते हैं, उसके लिए अपनी पगड़ी मिलती है, उसे पैसे यानी रुपए भी अलग से मिलते हैं। अगला देखो इस कहानी में और क्या बताते हैं दोस्तों कि इस संसार में बदलू किसी से बात छीड़ती थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से। किससे थी? चूड़ियाँ। किससे चूड़ियाँ? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों से कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था। कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझे तो वह घंटों की बात करते थे। किससे? लेखक बात कर रहा है। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता है तो कभी मेरे घर के बारे में, कभी वह शहर के जीवन के बारे में। मुझे कहता है कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। उत्तर देता था, शहर की बात तो और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। औरतें अपने मर्द के हाथों हाथ पकड़ के सड़कों पे घूमती है, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहनना तो मौस आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी। जिन दिनों उनकी गाय में दूध होता है, सदा मेरे लिए मलाई के साथ बेचता था, बचा के रखता था और आम की फसल में आम ले आता था। अगला देखिए दोस्तों, मैं रोज़ उनके यहाँ 2-4 आम खाता था, परंतु उन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता है वह था लगभग रोज़ के यहाँ मैं 1-2 गोलियाँ बना देता था। लेखक क्या करता था? 1 या 2 गोलियाँ भी बनाता था। बहुत हर गर्मी छुट्टी होने पर मामा के यहाँ चला जाता था। छुट्टियों के अंदर 1 आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ आऊँगा। तभी मेरे पिताजी एक दूर शहर में बदली हो गई थी। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में जा सका। लगभग 8 या 10 वर्ष के बाद जब मैंने वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अंत गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ गाँव की, यानी जब लेखक 8 या 10 वर्ष के बाद में जब अपने मामा जो जाते हैं मामा के वहाँ, तो उसमें कई उन्होंने बदलाव देखे। एक तो इतने लेखक बड़ा हो चुका था, वह बदलू के यहाँ गए नहीं, और दूसरा उन्होंने देखा कि गांव में कई स्त्रियां हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। कैसी चूड़ियाँ? कांच की चूड़ियाँ। विरले के हाथों मैंने लाखों की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहज मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह है हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। इससे उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उसे घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहज मुझे बदलू से ध्यान आया। मैंने सोचा उसे मिल जाऊं। अंत शाम को घूमते फिरते चला गया और बदलू वही नीम के नीचे खाट पर लेटा था। खाट कहते दोस्तों चारपाई को। नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गए, परंतु मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि 8-10 वर्ष बाद अंतराल के बाद में जब वो वापस मिलते हैं और मेरी निराहत यानी उनको देखते रहते हैं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियां बना कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहे हो। तब एकदम बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका गागा काका, मैंने चार पे बैठते हुए उत्तर दिया। अगला है दोस्तों, मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त। ये तो हो गया दोस्तों। और फिर कुछ देर बाद शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ नजर आई ना ही भाटी। आजकल काम नहीं करते हो काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछ तकता नहीं है। गांव गांव में खास प्रचार हो गए हैं। कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग आ गया। कौन सा युग आ गया दोस्तों? मशीनी युग आ गए हैं लल्ला। आजकल सब काम कैसे होता है? मशीन से। खेत भी काम मशीन से जोते जाते हैं, ट्रैक्टरों के द्वारा, कल्टियों के द्वारा। सुंदरता की कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो लाख की चूड़ियाँ का संभव नहीं है। यानी लाख की चूड़ियाँ कौन पहनेगा इस मशीनी युग में?
लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है दोस्तों, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा हो गया है। दमा होता है श्वास के दोस्तों संबंधी रोग होता है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढीला हो चुका था। उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर गई थी। जाने कैसे उसकी मेरी शंकाएं भाप ली। बोला दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है, महीने 2 महीने में आ जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा का होता है दोस्तों, पीड़ा, कुछ पीड़ा छिपी हुई है। मैंने देर तक सोचता रहा। उस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रहा। मुझे अच्छी नहीं लगी। कितने हाथ काट दिए का मतलब होता है दोस्तों, जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो गाँव में छोटे छोटे हाथों से बनाए जाने वाली चीज़ें होती हैं, इस मशीनी युग में उनके जो उद्योग, जो धंधे थे, जो रोज़गार था, वो दोस्तों बंद हो चुका था। आम की फसल अब कैसी होगी काका? कुछ देर पश्चात मैंने इस विषय को बदलते हुए पूछा। अच्छी लल्ला, बहुत अच्छी है, ये कहकर उन्होंने उत्तर दिया। अंदर ही अपनी बेटी की आवाज़ दी। अरे रजव, रजव उसकी बेटी का नाम है, ध्यान रखिएगा। लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुक्त होकर, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस बार बहुत खाए। वाह वाह, आम खिलाए कैसे जाना तुमको। और अगला दोस्तों है, यह आखिरी इस पैराग्राफ का पार्ट है जिस कहानी में मैं चुप गया। मुझे वह दिन याद आया जब मेरे लिए मलाई ले बेच कर रखता, बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हो गए बेच दी। कहाँ से खिलाता हूँ, कहाँ से खिलाता? इतने में रजो उसकी बेटी अंदर से एक लिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरना मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके लिए छोंकने आम खपत कर बखत में खा लेता था। आप लोगों की बात। और मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी लल्ला, 4-5 आम चाट कर दे दो, सिंदूरी वाला दे देना। देखो लल्ला कैसे इस साहब का पैर तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजुली होती है, अंगुली में रखकर मेरी आवाज़ से बढ़ा दिया। आम लेने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर छिटक रही थी। मेरी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी। बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे तक मुझे नहीं दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए। खाकर थोड़ी देर बाद पचास चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई। बदलू ने हार कर भी जिंदगी में हार नहीं मानी। अपना व्यक्तित्व, अपने आत्मा, अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। काश की चूड़ियाँ जैसे ना था आसानी से टूट जाए। तो दोस्तों ये जो कविता है, कहानी है, ये कामता प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और इस सारी कहानी का एक ही सारांश है दोस्तों, इसमें 2 पात्र दर्शाए गए हैं, जहाँ एक कामता प्रसाद है और एक बदलू काका है। जब कामता प्रसाद अपने मम्मा के यहाँ जाता है तो वह ज़रूर वहाँ बदलू काका से मिलता है। शुरुआत में जब छोटा होता है 10-15 साल का, तो उस समय उनके पास आके बैठता है, खटिया पर उनके साथ आम खाता है, उनके साथ इलाक की चूड़ियाँ बनाता है। परंतु कुछ 10 वर्षों के बाद में जब बड़ा हो जाता है 20-25 साल के, तब वो वापस वहाँ जाता है तो उसमें कई उन्होंने बदलाव देखा। एक तो इस मशीनी युग का आधुनिकरण हो गया था। और उस आधुनिकरण में, उद्योगीकरण में जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं दोस्तों, विशेष रूप से गांव में, उन गांवों में कुटीर उद्योग पूरी तरह बंद हो चुके थे। क्योंकि मशीनी युग से जो मशीन से बनने वाली जो चीज़ होती है, उसकी जो सुंदरता है वो अच्छी होती है। और कांच की चूड़ियाँ ज़्यादातर गाँव में, या फिर अभी उसका प्रचलन ज़्यादा पहनने का बढ़ चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग हैं, इस कहानी का जो मुख्य पात्र यही है कि जो वर्तमान के अंदर जो मशीनीकरण के युग है, उद्योगीकरण के से जो छोटे छोटे हाथ से बनाए जाने वाले कुटीर उद्योग हैं, हस्तशिल्प हैं, वो दोस्तों पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जो आजीविका चलाने के लिए लोग गाँवों में ये छोटे छोटे रोजगार जो काम करते थे रोजगार के रूप में अपने जीवन रूपी, वह पूरी तरह इस मशीन युग में बंद हो चुका है। कईयों के हाथ कट चुके हैं, तात्पर्य रोजगार छीन चुका है। तो इन्होंने इस कहानी के रूप में इसके ऊपर दोस्तों कामता प्रसाद ने अच्छे तरीके से, मार्मिक ढंग से इसमें उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। और इसमें यही बताया गया है कि वर्तमान के इस औद्योगिकरण में कई तरह के रोजगार छीन चुके हैं। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।